गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे गुडविल, उसकी वैल्यूएशन सीखेंगे, क्या होता है गुडविल उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो तैयार हो जाओ, अपना कॉपी पेन निकालो और बिल्कुल रेडी हो जाओ गुडविल पढ़ने के लिए। इसमें हम तुमको ये भी बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुमको याद करना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि गुडविल होता क्या है। देखो यार, गुडविल का मतलब होता है तुम्हारी रेपुटेशन, ठीक है, किसी भी फर्म की रेपुटेशन, किसी बिजनेस की रेपुटेशन को हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल होते हैं दो तरीके के, एक होता है परचेज्ड गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो तरीके गुडविल हो गए, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और विशेष चीज़ों के लिए तुम क्या करो, इस वीडियो के अंत में ना क्या होगा, जब तुम वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके शॉर्ट नोट्स आएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वही तुम्हारे पेपर में जो 1 मार्कर होगा ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एक छोटा रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी बातें तो मैं यहाँ बता ही दूंगा, लेकिन वहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा, ध्यान पे रहेगा। समझ गया बच्चे लोग? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पे बेस्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसको डिफाइन करता है? इंटेंजिबल एसेट्स को। और गुडविल क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। फाइन। दो तरीके की गुडविल तुमने देखी, एक हो गया परचेज्ड गुडविल और एक हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो तरीके की गुडविल होगी, एक होगी परचेज और एक हो गई सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। जो परचेज्ड गुडविल होती है उसको तुम एज एन एसेट यूज़ करते हो, और ये गुडविल ऐसी होती है जिसको तुमने परचेज किया, खरीदा है, उसके लिए तुमने पैसे पे किए, ठीक है। कि जैसे किसी बिजनेस को तुम परचेज करते हो ना, तो उसके साथ साथ उसकी रेपुटेशन को भी परचेज करते हो, तो वही होती है परचेज गुडविल। सिंपल ही सोचना है। इसके लिए तुम क्या करते हो? पेमेंट करते हो। तो जो परचेज गुडविल, जितने में तुम गुडविल परचेज करते हो ना, वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, ध्यान में रखना है। परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, तुम्हारे एसेट साइड में लिखा हुआ होता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। फिर इसका जो अमोर्टाइजेशन होता है, अमोर्टाइजेशन का मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? घटती जाती है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कितने समय तक यही प्रॉफिट जो है बिजनेस हमको अर्न करके देगी। देखेंगे उसके फ्यूचर, कितना फ्यूचर है उसका, कितना लंबा फ्यूचर है, कितने लंबे समय तक ये जो गुडविल है, जो ये किया धरा है, ये तुमको कमा के देती है, ये देखेंगे। उसी के बेस पर गुडविल की वैल्यूएशन भी होती है, सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी जितनी एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसके हिसाब से इसका अमोर्टाइजेशन होता है। हम एस्टिमेटेड लाइफ बना लेते हैं, निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि यार कितने सालों तक ये देता रहेगा मेरे को सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट, बस उसी हिसाब से उसका एस्टिमेशन कर लिया, इतना लाइफ है, और उस हिसाब से उस लाइफ को जो है ना उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हो गया कितने तुम्हारे मतलब कितने सालों में अमोर्टाइज हो गए, अमोर्टाइजेशन की वैल्यू क्या है। यानी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जिसको तुम कहते हो, जो भी फिजिकल एसेट्स होते हैं यानी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, उसके लिए तुम डेप्रिसिएशन बोलते हो, इसके लिए तुम अमोर्टाइजेशन बोलोगे। ओके, चलो। एक होता है सेल्फ जनरेटेड, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। दूसरे टाइप का गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड। इसको ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है ना। और ये ओवर द ईयर्स काम कर करके अच्छी सर्विसेज दे करके, अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट सोसाइटी को सर्व करके तुमको ये गुडविल जो है ना तुम जनरेट करते हो। तुम अपनी मेहनत से, परिश्रम से, खून पसीने से तुम गुडविल जनरेट करते हो भाई साहब, ठीक है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैल्यू होता है। ये बड़ा सीटी बजता है यार। इसकी वैल्यू होती है, सब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू वैल्यूएशन होती है। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसकी वैल्यूएशन कैसे होएगी, या तुम जो गुडविल परचेज करते हो, यानी कि बिजनेस में जो
कोई भी बिजनेस परचेज करते हो, साथ में उसकी गुडविल परचेज करते हो, तो वहाँ पर भी गुडविल परचेज करते हो तो मतलब यार उसकी वैल्यूएशन तो होती होगी ना, तभी तो तुम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देते होगे। तो वो सब वैल्यूएशन हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वैल्यूएशन, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो चाहे वो यार परचेज गुडविल हो, किसी भी तरीके से वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा इतने का गुडविल हुआ, और इतना अगर तुमने बिजनेस परचेज किया तो इतना पैसे मेरे को गुडविल के लिए देने होंगे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो देना होगा वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन तो करोगे, उसकी वैल्यूएशन तो करोगे, वही तुमको सीखना है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों को बारी बारी से समझेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला निकालूंगा तो वो होगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बात मैं कर रहा हूँ, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बारे में ये होता है कि कितने सालों तक सिमिलर प्रॉफिट आपको फर्म देती रहेगी, हम उसको ही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कहते हैं, कि परचेज के कितने सालों तक आपको सिमिलर प्रॉफिट जो है फर्म देती रहेगी। सो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब सर बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया जो भी आपकी प्रॉफिट आई है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आई है, उस प्रॉफिट में क्या करिए, जितने भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेज हैं उसको ऐड बैक कर दीजिए, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको लेस कर दीजिए। या इसको ऐसे समझिए, जो भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज हैं उसको ऐड बैक कर दीजिए, और जो भी नॉन रेकरिंग या एबनॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेज हैं, उन इनकम है, उन इनकम को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका भी लिस्ट जो है पूरा हमने अपने नोट्स में डाला हुआ, शॉर्ट नोट्स में, उसको ज़रूर आप देखेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, वहां पर आप देखें गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होती हैं उन प्रॉफिट की वेट्स दी हुई होती हैं। क्या दी हुई होती हैं, वेट्स दी हुई होती हैं। तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसकी वेट्स आपको दी हुई होती है, आप उस वेट्स को देख लीजिए और उस वेट के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, इसको देखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में बहुत ही सिंपल है, वैसे इस पर क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है बंधु, आते वाते नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ लो, अब बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी तुम ये देख लो कि क्या करोगे, जो भी आपकी प्रॉफिट आई हुई है ना, उसको रेस्पेक्टिव ईयर के वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये निकल गई वेटेड प्रॉफिट, ये निकल गई तुम्हारी क्या, वेटेड प्रॉफिट। अब जितने भी वेटेड, अब हर एक साल के, यानी कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसे करके ईयर 4 सबके तुम्हारे वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे, और यहाँ पर इसका तुम टोटल निकाल लोगे। समझ गए, टोटल निकाल लोगे। टोटल जो होगा, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट तुम्हारा निकल गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट तुम्हारी आ गई। अब तुम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो तुम क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो तुम क्या करोगे, टोटल वेट्स ले लेना, टोटल वेटेड प्रॉफिट ले लेना। ये जो है टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया, है ना, टोटल वेटेड प्रॉफिट ले लिया। टोटल वेटेड प्रॉफिट लेने के बाद तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे टोटल वेट से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। जितने ही वेट गिवन होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो बहुत ही रेयर चांस है पूछने का। तो इसे तुम्हारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गई। अब इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा, हर साल की प्रॉफिट गिवन होएगी, उसके वेट्स गिवन होंगे, रेस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेटेड प्रॉफिट आ गई उस ईयर की। टोटल वेट कर लो, टोटल कर लो, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट कर दोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। यहाँ पर तुमको फॉर्मूला मैंने लिखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और ये क्वेश्चन ऐसे करके तुम सॉल्व कर लो। टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022 क्वेश्चन नंबर 9, इस पर फोकस करिए, इसको देखिए। इसमें गिवन है 2020, 2021 और 2022 इसके प्रॉफिट्स गिवन है।
जो भी प्रॉफिट आपके बुक में है, बुक में प्रॉफिट है 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये और 1,12,500 है। इसके बारे में एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि 1 लाख में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, कोई भी एबनॉर्मल गेन हो, मैंने कहा है कि एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया, इसमें से 87,500 आ गया। 2021 में बोलता है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है, ऐसा भी बताया था आपको। चलिए, और 2022 में क्या है, 1,12,500, अंदर में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो अब ये फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योर करनी है, अब इस फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योर करनी है तो ये माइनस कर देना है, क्योंकि इसको हटा करके ये था प्रॉफिट। अब इस प्रॉपर्टी को इंश्योर करना है, इस प्रॉपर्टी को आपने ऑन नाउ टू बी इंश्योर्ड, नाउ टू बी इंश्योर्ड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये खर्चा हो गया, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो गए, इसको माइनस कर देंगे। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, जो पहले नहीं किए हैं उसको माइनस कर देंगे। नॉर्मल जो इनकम होती जो पहले नहीं हमने जोड़े हैं उसको प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे। फिर ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गई। ये तीनों हमारी नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गई। इन तीनों का हमने टोटल कर लिया तो इट कम्स टू 3,37,500। इसका हमने एवरेज दैट कम्स 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1,12,500। फिर हमने गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो ये हमेशा आपके प्रश्न में गिवन होगा और ये आपने ढूंढ लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 में आपने ये देखा कि कैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल एक्सपेंसेस का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए आगे। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो तुमको वैल्यूएशन निकालनी है, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन, ये हो गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला हो गया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की कहानी बता ही चुका हूं। अब सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट किया तो मैंने यहां आगे नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज तुमको पहले से मालूम है, अब तुम नॉर्मल प्रॉफिट को समझो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, ये सामने देख रहे हो, ये आ रहा है ये एरो आ रही है, इस एरो के नीचे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब मित्रों NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब क्या कि नॉर्मली इस इंडस्ट्री में क्या कमाई है, क्या इस नॉर्मली जो इस इंडस्ट्री में जो है नॉर्मली क्या कमाई है, क्या रिटर्न है, क्या पैसे लगाते हो उस पर क्या % रिटर्न मिलता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ। मान लो तुमने कोई पैसे थे तुम्हारे पास, जो पैसे तुम बिजनेस में लगाना चाहते थे, या कोई भी पैसा तुम्हारे पास में, अगर उसका नॉर्मल ब्याज क्या मिलेगा, बाजार में अभी ब्याज का रेट क्या है, उसको भी तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हो। वैसे भी बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, सेम इंडस्ट्री में जो दूसरी बिजनेस हाउसेज बिजनेस कर रही हैं उसको क्या रिटर्न मिल रहा है, दे आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अंडरस्टूड। दो बातें कही मैंने, दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि सामान्य तौर पे ब्याज का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली इन द मार्केट, इफ यू पुट योर मनी इन द इन एनी इन्वेस्टमेंट व्हाट दे गिव यू द रिटर्न, सो व्हाट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और in the same industry there are other business houses, what they are earning on their investment, what % they are earning on their investment is what called normal rate of return, तो उसको हम normal rate of return कहते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब सवाल उठता है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या भला है, क्या समझते हैं आप कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो सर बताने जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। देखिए 2 अप्रोच हैं, एक है एसेट अप्रोच, यानी तुम अपनी बैलेंस शीट, कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे आता है, कैपिटल कहाँ पे दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है। तो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक होता है एसेट साइड, तो एसेट साइड से देख लो, और दूसरी होती है लायबिलिटी साइड से, तो लायबिलिटी साइड से इसको देख लो, ठीक है। तो एसेट साइड से भी तुम देख सकते हो, जिसको तुम एसेट अप्रोच कहते हो। क्या कहते हो तुम कहते हो सर एसेट अप्रोच क्या है, यानी कि एसेट साइड से अगर मैं देखूं तो मेरे को कैसे पता चले कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ठीक। तो एसेट साइड की तरफ से देखो, एसेट की तरफ से देख रहे हो, एसेट की तरफ से देखो, एसेट की तरफ से देखा, ऑल एसेट्स बैलेंस शीट का टोटल ले लिया, लेकिन उसमें अगर गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो उसको छोड़ देना।
फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन होगा, तुम्हारे में दो ही आइटम होंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, उन दोनों को छोड़ दोगे, दे आर योर फिक्टिशियस एसेट्स। ध्यान से सुनना है। रही बात नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, जो तुम्हारे ट्रेड का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस से बाहर का इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी के शेयर तुमने खरीद लिए हुए हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर तुमने खरीद लिए हुए हैं, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अंडरस्टूड। माइनस आउटसाइड करंट लायबिलिटीज, क्या लिखा मैंने, आउटसाइडर, बाहर वालों का करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग कोई वेजेज हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, दे आर द आउटसाइड करंट लायबिलिटीज। अंडरस्टूड। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला देखते हैं। लायबिलिटी अप्रोच में देखो, लायबिलिटी अप्रोच में क्या है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, अब लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड विजुअलाइज करो बच्चा लोग, विजुअलाइज करो लायबिलिटी साइड। समझ गए? लायबिलिटी साइड दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है तुमको, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मुझे कि तुमको लायबिलिटी साइड दिख रहा है। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, कैपिटल, कैपिटल के नीचे रिजर्व, तो रिजर्व आ गया, रिजर्व में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस भी, जनरल रिजर्व भी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी, सारे रिजर्व। माइनस गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वही वाला आ गया ना जो यहाँ पे था, ये सारे कर देंगे। और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब कैपिटल लायबिलिटी वाले साइड में लायबिलिटी का ले लो, उसमें से ये सारे माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। यानी अवांछनीय तत्व क्या है इसमें, अवांछनीय यानी कि स्पृश्य कौन सा है, छुआछूत तुमको किससे रखना है, तुमको रखना है छुआछूत गुडविल से, फिक्टिशियस एसेट से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से छुआछूत रखना है भैया, है ना। ये कोरोना है, इसको हटा करके रखना है, बीमारी है ये। अंडरस्टूड, समझ गए तुम। तो ये पूरा फॉर्मूला है इसका। अब इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन मैं करूंगा। अब क्वेश्चन तुम देखो क्या मजा आएगा तुमको क्वेश्चन करने में बॉस। चलो इसको मिटा दूं, मैं फॉर्मूला मिटा दूं। हाँ जी ग्रेवाल, मैं कह रहा हूं टीएस ग्रेवाल का एडिशन 2022। बेटा क्वेश्चन नंबर देख ले 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तुमको सबसे पहले क्या निकालना है, तुमको लिखना है एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा दे रखा है 1 लाख। लेकिन इसमें एक क्या है, क्लू है, क्या है, कहता है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000। अब देखो ध्यान से सोचो, तुम अपना ट्रेडिंग अकाउंट सोचो, 40,000 स्टॉक, 40,000 से कम है तो तुम्हारी प्रॉफिट क्या हो गई, कम आ गई ना। 40,000 अगर स्टॉक तुम्हारी कम हो तो प्रॉफिट क्या होगी, कम हो गई। तो इस 40,000 को यार जोड़ दो, ठीक है ना, अंडर वैल्यूएशन को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो प्लस 40,000 ये तुम्हारी एक्चुअल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी। 1,40,000 तुम्हारी हो गई। अच्छा, अब तुमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि तुमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सर सुपर प्रॉफिट अगर चाहिए तुमको, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन देखो, कहता है कि 6,30,000 कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो कैपिटल जितनी भी इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 6,30,000। बच्चों 6,30,000 इंटू 5% है, 5/100 कितना निकलेगा, 5/100 है 6,30,000। देखो 6,30,000 इंटू 5%, 31,500 कितना निकला, 31,500। अच्छा, तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस तरफ आ जाओ बुद्धू लोग। एक्चुअल एवरेज कितनी है, 1,40,000 माइनस 31,500 कितना हो गया, 1,08,500 हो गया। चलो तुम्हारी सुपर प्रॉफिट निकल गई। अब इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर में लिखा हुआ है ना बंधु, इस फॉर्मूले में इसको डाल दो, क्या निकला, 1,08,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, 5 टाइम्स द प्रॉफिट। क्या बोलता है, नहीं वैसे बोलता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि गुडविल आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट के 5 गुने के बराबर। तो गुडविल जो है
ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 1,08,000 इंटू 5 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देखो, 5,42,500 कितना आ गया, 5,42,500। ये बात समझ में आ गई। तो यह प्रश्न तुमको समझ में आ गया कैसे हुआ, क्या 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 चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। चलो यह प्रश्न तो तुमने सीख लिया, 23वां नंबर। अब आगे चलते हैं। बंधु एक और प्रश्न कर लो, इसमें एक और प्रश्न कर दो। एक प्रश्न से मेरा पेट भरता नहीं है तो मैं दूसरा प्रश्न भी तुमको करवाता हूं। तुम कहोगे कैसे मास्टर के पल्ले में पड़े, फंस गए। नहीं, फंसा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं यार। चलो 24वां सवाल देखो, पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख का है, जिसमें स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन भी है। दोस्त ओवर वैल्यूएशन है, इसका मतलब भैया तुमने स्टॉक को ज़्यादा कर दिया है, तो तुम्हारी जो प्रॉफिट है ना एक्चुअली उतनी नहीं है, फालतू में ज़्यादा दिख रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कर लो, घटा दो इसको, तो तुम्हारा क्या होगा, जो एवरेज प्रॉफिट है इसको तुम लिख दो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 7.5 लाख बोल रहा है, इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो 7.5 लाख माइनस ओवर वैल्यूएशन को क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन की वजह से तुम्हारी प्रॉफिट क्या हो रही है, बेकार में, फालतू में ज़्यादा दिख रही है। तो घटा दो यार, कितना हो गया, 7,20,000। चलो यार ठीक है, तुम्हारा 7,20,000 हो गया। अच्छा दूसरा पार्ट पढ़ो। कहता द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 42 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15% है। तो 42 लाख हो गया। तुम्हारी नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है बॉस, इट इज 42 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड तुम लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। फॉर्मूला लिखना मत भूलना, समझ गए। अब तुम्हारा कितना आ गया, 42 लाख इंटू 15%, 42 लाख इंटू 15/100, 6,30,000 मीन बंधु। अब तुम्हारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा, इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट इट इज 7,20,000 माइनस 6,30,000, इट कम्स टू 90,000। हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब अगला पार्ट पढ़ो। कहता है 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 3 कर दो। सुपर प्रॉफिट कितनी है, 90,000 है। 90,000 इंटू 3 कितना हो गया, 2,70,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, ठीक है। मैं तो पेट मेरा बहुत खतरनाक है, इसलिए भरता नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ तुम लोगों को। एक क्वेश्चन देखो 15 भी देख लो। 15 कहता है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी होगी, अभी बताया था मैंने कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ तो तुम इसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लोगे। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मली ये पैसे बाजार में डालते तो कितने पैसे मिलते तुमको, 15% का मिल रहा है। तो 10 लाख हो गया, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा, तो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हर बार NRR लिखो, जो दिया हुआ है। तो 10 लाख है इनटू अगर 15% है तो तुम्हारा हो गया 1,50,000। कोई डाउट है? नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई डाउट नहीं है, ऐसा तुम सोच रहे होगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, अच्छा इसमें कहता है एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स ही 60,000 ईच। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 60 एंड 4 20। तो एवरेज प्रॉफिट कितनी हो गई, जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितनी हो गई, तीनों साल की प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। 3 + 3,60,000 कैसे करोगे, देखो 3 लाख + 3,60,000 + 4,20,000
डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स टू 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना हो गया 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3? इट कम्स टू 3,60,000। इसमें एक प्रश्न और है, इसमें अगर तुम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने जाओ तो इसमें क्या सवाल उठता है। देखो, ये तो हो गया तुम्हारी एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर दो सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तो एक्चुअल एवरेज आएगा। क्यों सैलरी ऑफ पार्टनर्स? क्योंकि सैलरी ऑफ पार्टनर्स भी तुमने देना था। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 60,000 ईच, तो 60 दूनी 1,20,000, तो 3,60,000। 2 पार्टनर है तो 1,20,000, क्योंकि यहाँ पर बोलता है 60,000 ईच। अब कितना आ गया तुम्हारे पास? 2,40,000 आ गया, यानी तुम्हारे पास जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 240 आ गया। तो मित्रों सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? तो देखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमेशा फॉर्मूला लिखना, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा फॉर्मूला लिखना है, इसलिए मैं दिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2,40,000 माइनस 1,50,000 बराबर कितना हो गया? 90,000। इसका आंसर 90,000। नाउ अब गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू, चल गुडविल इज इक्वल टू क्या निकालोगे तुम? गुडविल इज इक्वल टू, अच्छा इसमें गुडविल क्या दिया हुआ है? 2 years परचेज, तो तुम्हारा हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। लाइन के नीचे भी दिख रहा है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आ गया। तो ये 3 सवाल तुमको मैंने अभी करके इसमें दिए हैं, तीनों सवाल को ध्यान से देखना है। इन्हीं तीनों टाइप के सवाल तुमको मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अगर तुमको सही से पेपर पास करना, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना कर जाना बहुत है, सब आ जाएंगे इसी के अंदर। चलो फिर इस मेथड को हम लोग से आगे बढ़ते हैं, और एक मेथड हमारा बच गया अब, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको देखते हैं क्या है वो। ठीक है, अब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ मूव करेंगे। देखें कि आपको मैंने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो करा दिया, सुपर प्रॉफिट करा दिया, अब कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो मूव ऑन टू कैपिटलाइजेशन। अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड है तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में 2 सिस्टम है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये देख रहे हो ये एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इधर क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो मोटा 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 मैंने कर दिया तुमको बताने के लिए। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और इधर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त तुमको सुपर प्रॉफिट का ज्ञान है ही, सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त सुपर प्रॉफिट का ज्ञान तुम्हारे पास है ही, NRR का ज्ञान तुम्हारे पास है ही, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR निकालो, कहानी खत्म। ये बहुत ही सिंपल है। दूसरी बात यहाँ आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ क्या करना होता है कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना होता है, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देनी होती है। तो क्या निकला, क्या लिखा मैंने लिखा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। ये होता है गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। देखो क्वेश्चन में तुमको NRR दिया हुआ होगा, एवरेज प्रॉफिट तुमको सिस्टम होगा निकालने का, तुम निकाल सकते हो, तुमको ये सब पता है, इंटू 100 अपॉन NRR। नेट एसेट तुमको पता ही है, अभी अभी मैंने बताया ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज।
ऑल एसेट्स में गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, सेम स्टोरी है, करंट लायबिलिटीज वगैरह जो भी करंट लायबिलिटीज है, आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर करंट लायबिलिटीज की बात मैं कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। तो करंट लायबिलिटीज में क्या करोगे तुम लोग, जितने भी तुम्हारे जैसे तुम्हारे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे तुम्हारे बिल्स पेबल हो गए, जैसे तुम्हारे आउटस्टैंडिंग हो गए, वो सबको यहाँ से माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा, नेट एसेट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, गुडविल निकल गया। बहुत ही आसान है, ये सब तुमने पहले भी किया हुआ है। इसे कैपिटलाइजेशन मेथड में तो जो तुमने पहले किया हुआ है, सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त जितने सर्कस तुमने किए हुए हैं वो सारे सर्कस वैसे ही रहेंगे, बस एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR ये एक नया फॉर्मूला तुमको मिल जाता है जिसको तुमको याद रखना है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का नया एक अलग फॉर्मूला यहाँ पर तुमको मिलता है, बाकी सारे सर्कस पुराने हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट वाले सर्कस ही हैं सारे। एवरेज प्रॉफिट भी तुमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो निकालते थे वो वाला है। NRR तुम समझ ही चुके हो, बात खत्म। 100 तो सबको पता है ना, 100 तो सबको पता है यार, 100% लेना है ना मार्क्स, इसलिए 100 तो सबको पता है। चलो अब इसके ऊपर देखते हैं एक आधा क्वेश्चन करके फटाफट। देखो फिर से तुम लोग क्या करोगे, TS ग्रेवाल का एडिशन 2022 ले लोगे। 2022 में दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 ले लो, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक। उसमें कहता है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स 150 है। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। समझ गए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। of the capital employed, calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm is 50,000। तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। NRR भी 10% तुमको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यार, तो काहे का प्रॉब्लम क्या है। तो 34 वाला क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। और गुडविल में देखो, तुम गुडविल कैसे निकालेगा 34 में, तुमको क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। सुपर प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद उससे पहले कितना मजेदार बात है, सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR तुमको दिया हुआ है 100/10, कितना आ गया, 5 लाख आ गया। देखो ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में, समझ गए, याद रखना है 1 मार्कर का क्वेश्चन है ये। 34 क्लियर हो गया, 34 वेरी गुड। 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कहता अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितनी है, लास्ट 3 ईयर्स में है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री है 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड लायबिलिटीज वर 2 लाख। अब तुमको निकालना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके। तुमको क्या चीज चाहिए, तुमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए और माइनस नेट एसेट चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए तुमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR। तुम इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि तुम्हारे पास क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है 100 तो होगा ही, NRR भी गिवन है। इस क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है तुम्हारी, तो तुम पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट तुमको गिवन है 3 लाख, गुड बॉयज एंड गर्ल्स, इनटू 100/15, इट कम्स टू 2 लाख, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल गया 2 लाख। अच्छा उसके बाद तुमको नेट एसेट चाहिए, तो देखो दोस्त नेट एसेट तुम्हारे पास क्या गिवन है, कहता है कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख है, लायबिलिटीज 2 लाख है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स 17 लाख माइनस लायबिलिटीज 2 लाख, तो कितना आया ये 15 लाख आया। समझ में आई बात। तो ये 2 लाख नहीं यार, ये 20 लाख होगा, ठीक है। 3 लाख इंटू 100/15 है तो ये 20 लाख हो जाएगा, ठीक। और ये आ गया 15 लाख, वेरी गुड।
अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस भी आ गया, नेट एसेट्स भी आ गया। तो तुम चाहो तो अब इस फॉर्मूले में बंदू डाल दो, ऊपर वाले फॉर्मूले में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई 20 लाख माइनस नेट एसेट कितना आया 15 लाख, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 लाख हो गया ना। लिखो ना 5 लाख, 5 लाख लिख दो, आंसर आ गया। क्या बात है, बस फर्स्ट क्लास, समझ में आ गया बच्चों को। ये हो गया तुम्हारा गुडविल का चैप्टर फिनिश। ठीक है, अच्छे से पढ़ना और ध्यान से एक बात सुन लो, जो ये चैनल है, जिस चैनल पे ये दिखाया जाएगा तुमको गुडविल, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का तुमको लिंक भी मिल जाएगा। तुम शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, उसको देखना, तुम्हारे सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जब तुम 1 मार्कर को डील करोगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तुमको सीखने को मिलेंगी, जो कि एज अ क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा। इसलिए इसको देखना, पढ़ना एकदम जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।